नमस्कार, मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हैं फेयर ऑब्जर्वर हिंदी। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने जा रहे हैं जो दुनिया की शक्ति के समीकरणों को हमेशा के लिए बदल सकती है। ये कहानी है विज्ञान की दौड़ की, भविष्य की तकनीकों की और एक ऐसे अनूठे मोड़ की जो आपको चौंका देगा। अमेरिका चीन के छात्रों को रणनीतिक तकनीकों की पढ़ाई करने से रोकना चाहता है। वाशिंगटन का मानना है कि ऐसा करके वो अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा कर रहा है, लेकिन क्या होगा अगर ये कदम अमेरिका को ही कमजोर कर दे और चीन को और भी मजबूत बना दे? क्योंकि इस कहानी में एक बड़ा मोड़ है। चीन को अब अमेरिकी विश्वविद्यालयों की जरूरत ही नहीं है। कई महत्वपूर्ण तकनीकों में, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर ड्रोन और क्वांटम कंप्यूटिंग तक, चीन पहले से ही आगे है और चीनी छात्रों को अमेरिकी परिसरों से बाहर धकेलने का यह कदम इस बदलाव को और भी तेजी दे सकता है। आज फेयर ऑब्जर्वर की इस खास एपिसोड में हम एक बड़ी वैश्विक कहानी का विश्लेषण करेंगे कि क्या अमेरिका विज्ञान की इस दौड़ में पिछड़ने वाला है, क्या चीन दुनिया की अगली ज्ञान महाशक्ति बनने की राह पे है और इन सब का भारतीय छात्रों के लिए क्या मतलब है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और कई रिपब्लिकन नेता चीनी छात्रों को रणनीतिक क्षेत्रों में दाखिला देने से रोकना चाहते हैं। ये क्षेत्र हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, सेमीकंडक्टर्स, क्वांटम रिसर्च और एरोस्पेस इंजीनियरिंग। लेकिन क्यों? सवाल है, अमेरिका ऐसा क्यों करना चाहता है? अमेरिका के नेताओं का मानना है कि चीनी छात्र अमेरिका आते हैं, भविष्य की तकनीकें सीखते हैं और फिर उन कौशल को अपने देश वापस ले जाते हैं। इससे चीन की सैन्य और रणनीतिक क्षमताएं मजबूत होती हैं। पूर्व अमेरिकी प्रतिनिधि और चीन के एक जाने माने आलोचक माइक गैलाघर कहते हैं कि ये बेतुका है। अमेरिका एक ऐसे देश के शोधकर्ताओं को प्रशिक्षित कर रहा है जो उभरती प्रौद्योगिकियों में अमेरिका से आगे निकलना चाहता है। और वॉशिंगटन में इस सोच को डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक दोनों पार्टियों का समर्थन मिल रहा है। लेकिन इस तर्क में एक बड़ी कमी है। अमेरिका अब भी खुद को वैज्ञानिक प्रतिभाओं के लिए दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र मानता है, लेकिन आंकड़े कुछ और ही बयां कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट यानी ASPI का एक नया विश्लेषण चौंकाने वाला खुलासा करता है। उसके विशेषज्ञ दुनिया भर के लाखों वैज्ञानिक पत्रों की जांच करते हैं। जो पेपर है वो सारे वेब ऑफ साइंस में लिस्टेड थे और दुनिया के सबसे सम्मानित शोध डेटाबेस में से एक हैं। और उन्होंने 64 उन्नत प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों को रैंक किया और जो सामने आया वो अविश्वसनीय है। चीन इन 64 में से 57 टेक्निक में नंबर 1 है। सिर्फ प्रतिस्पर्धी नहीं, दूसरा या तीसरा भी नहीं, पहले नंबर पर। और ये कोई मामूली बढ़त नहीं है। चीनी विश्वविद्यालय इनमें से अधिकांश क्षेत्रों में ग्लोबल यानी वैश्विक शीर्ष में 10 में से है, यानी टॉप 10 में है। अब आपको मैं अगर स्कोर बोर्ड बनाऊं कि 64 टेक्निकल डोमेन में से 29 में चीन टॉप 10 में है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हार्डवेयर एक्सीलरेटर, एडवर्शियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोनोमस सिस्टम में चीन वर्ल्ड नंबर 1 है। और अगर इसकी तुलना अमेरिकी नवाचार के मुकुट MIT से करें तो MIT सिर्फ 10 क्षेत्रों में टॉप 10 में और सिर्फ 2 क्षेत्रों में नंबर 1। एक और चौंकाने वाले, आंख खोलने वाला तथ्य है कि दुनिया के शीर्ष 10 शोध संस्थानों में से 9 चीनी विश्वविद्यालय, टॉप 10 में से 9। और इस रैंकिंग में चीन के सरकारी अनुसंधान संस्थान शामिल भी नहीं है। उदाहरण के लिए चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेस, जो 100 से अधिक अनुसंधान संस्थानों का एक नेटवर्क है, तो अगर इसे शामिल कर लिया जाता तो ये 64 में से 28 टेक्निक्स में वर्ल्ड नंबर 1 होता। तो रुझान बिल्कुल साफ। चीन ने सिर्फ मात्रा में ही नहीं बल्कि गुणवत्ता में भी बड़ी छलांग लगाई है। जब कोई देश अनुसंधान में आगे होता है तो वह आमतौर पर उस उद्योग में अग्रणी बन जाता है
और चीन के मामले में आप इसे हर जगह देख सकते हैं। ड्रोन का अगर अपन डेटा देखें, जिसमें DJI जो है वो ग्लोबल नागरिक ड्रोन का बाजार जो है, वैश्विक जो सिटीजन ड्रोन है, उसका 70% मार्केट कवर करता है। सोलर पैनल चीन ग्लोबल प्रोडक्शन का 80% कंट्रोल करता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में BYD ने टेस्ला को पीछे छोड़ दिया है। रोबोटिक्स में चीन दुनिया के बाकी हिस्सों की तुलना में अधिक रोबोटिक जो है वो इंडस्ट्रियल रोबोट स्थापित करता है। और परमाणु ऊर्जा की टेक्निक में भी चीन की फर्में जो है रिएक्टर्स निर्यात कर रही है। और CATL और BYD बैटरी की जो साइंस है उस पे भी चीन अग्रणी है। तो ये कोई संयोग नहीं है, ये चीनी विश्वविद्यालयों, सरकारी रक्षा समूहों और हुआवेई जैसे निजी दिग्गजों के बीच एक समन्वित निवेश का परिणाम है। चीन कुछ ऐसा बना रहा है जो 1950 और 60 के दशक में अमेरिका के पास हुआ करता था। शिक्षाविदों, उद्योग और रक्षा को जोड़ने वाला एक पूर्ण स्पेक्ट्रम राष्ट्रीय नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र। चीन के दर्जनों शीर्ष 60 विश्वविद्यालयों में अब सैन्य नागरिक संलयन प्रयोगशालाएं, रक्षा नवाचार केंद्र, सरकारी रक्षा फर्मों के साथ संयुक्त अनुसंधान केंद्र और PLA की देखरेख में AI, ड्रोन और क्वांटम केंद्र है। इसका मतलब यह है कि यदि कोई चीनी यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कोई बड़ी सफलता हासिल करती है तो कुछ महीनों के भीतर यह तकनीक सीधे सेना में जा सकती है। और यह पाइपलाइन ठीक वही है जिससे अमेरिका डरता है। लेकिन चीनी छात्रों को रोक के अमेरिका वास्तव में इस पाइपलाइन को मजबूत कर सकता है, क्योंकि अब अधिकतम चीनी प्रतिभा फिर घर पे ही रहेगी। और इस साल बीजिंग ने रणनीतिक प्रौद्योगिकी के लिए $138 बिलियन के राष्ट्रीय उद्यम कोष की घोषणा की है। जी हां, $138 बिलियन केवल क्वांटम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर और बायोटेक में स्टार्टअप के लिए। अमेरिका की प्रतिक्रिया क्या थी? ट्रंप प्रशासन ने अनुसंधान फंडिंग में अरबों डॉलर की कटौती की। राजनीतिक ध्रुवीकरण ने बजट को पंगु बना दिया। विश्वविद्यालय वैचारिक लड़ाइयों के युद्ध का मैदान बन गए। तो चीन आक्रामक रूप से अगली पीढ़ी की प्रयोगशालाएं बना रहा है। अमेरिका वीजा प्रतिबंधित कर रहा है, सुरक्षा कड़ी कर रहा है और अनुदान राशि कम कर रहा है। वैश्विक नेतृत्व तो इसी तरह बदलता है। दशकों तक अमेरिका के पास एक शक्तिशाली लाभ था। यदि आप प्रतिभाशाली थे तो आप अमेरिका जाते थे। उच्च शिक्षा उनका सबसे बड़ा सॉफ्ट पावर उपकरण था। उसने वैश्विक अभिजात वर्ग को आकार दिया, अमेरिकी मूल्यों को फैलाया और अर्थव्यवस्था में अरबों डॉलर लाए। लेकिन अब यह बदल रहा है। चीनी यूनिवर्सिटीज अब यह सब दे रही हैं। पूर्ण वित्त पोषित PhD, कम ट्यूशन फीस, अंग्रेजी भाषा में कार्यक्रम जो पहले मेरिडियन पे डिपेंड करते थे, और अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं तक पहुंच और चीन के बढ़ते उद्योगों में काम करने के अवसर। विदेशी छात्र, जिसमें अमेरिकी भी शामिल हैं, चीन में पढ़ाई के लिए आवेदन कर रहे हैं। अमेरिकी नीतियां और महंगी ट्यूशन फीस अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को दूर धकेल रही है और अमेरिका अब प्रतिभाओं के लिए निर्विवाद गंतव्य नहीं रहा। यदि अमेरिका चीनी स्टेम छात्रों को रोकता है तो क्या होगा? यह होगा कि पहला तो इसका यह असर आएगा कि चीनी छात्र चीन में ही रहेंगे, लेकिन उनके पास घर में ही वर्ल्ड लेवल की यूनिवर्सिटीज हैं, यानी उनकी जो बेस्ट प्रतिभा अमेरिका जानी थी वो चीन में ही रहेगी। दूसरा, चीन का अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र और तेजी से बढ़ेगा। अमेरिका को रेवेन्यू का लॉस होगा। चीनी छात्र प्रति वर्ष $15 बिलियन से अधिक का योगदान करते हैं और अमेरिका अपनी नवाचार शक्ति नहीं खो देगा। चीनी शोधकर्ता अमेरिकी पेटेंट और प्रयोगशालाओं में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। और पांचवा, विश्व में विज्ञान का जो वैश्विक गुरुत्वाकर्षण है उसका केंद्र चीन की ओर खिसक जाएगा। तो सिर्फ यह अनुमान नहीं, पहले से हो रहा है और अब भारत के पहलू पे आता है। और यह कहानी लाखों भारतीय परिवारों को प्रभावित करती है, क्योंकि भारतीय छात्र अमेरिकी विश्वविद्यालयों में दूसरा सबसे बड़ा समूह है और 2024 में 2,70,000 से अधिक भारतीय छात्र, और वे स्टेम में सबसे तेजी से बढ़ते समूह हैं। तो क्या होगा जब अमेरिका नियंत्रण कड़ा करेगा और चीन एक वैज्ञानिक महाशक्ति के रूप में उभरेगा? इसके 3 बड़े प्रभाव होंगे।
पहला प्रभाव होगा, भारतीय छात्रों को अधिक प्रतिस्पर्धा और अधिक जांच का सामना करना पड़ सकता है। और यदि चीनी छात्रों को प्रतिबंधित किया जाता है तो विश्वविद्यालय इस अंतर को भरने के लिए भारतीय स्टेम छात्रों को लुभाएंगे, आक्रामक रूप से लुभाएंगे। लेकिन यहाँ एक पेच है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियां किसी भी विदेशी स्टेम छात्र की जांच बढ़ा सकती है, खास करके एआई, रोबोटिक्स, क्वांटम, एरोस्पेस और चिप्स जैसे क्षेत्रों में। इसका मतलब है पृष्ठभूमि की अधिक जांच और वीजा का जो प्रसंस्करण समय है उसमें देरी और अनुसंधान के इरादे के बारे में इंटरव्यू के क्वेश्चंस होंगे। और कहा जाएगा कि आप विदेशी प्रयोगशालाओं के साथ सहयोग से बचने का दबाव भी होगा। तो संवेदनशील क्षेत्रों में प्रवेश करने वाले भारतीय छात्रों को उसी जांच का सामना करना पड़ सकता है जो कभी चीनी नागरिकों पर निर्देशित थी। दूसरा प्रभाव, चीन जो है वो भारतीय स्टेम प्रतिभा के लिए एक गंभीर विकल्प के रूप में उभरेगा। ये बिल्कुल नया है। दशकों तक भारतीय छात्र इन देशों पर विचार करते थे, अमेरिका, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। चीन पर किसी ने विचार नहीं किया, लेकिन अब यह सब बदल सकता है। पहला कारण इसका है कि चीन के विश्वविद्यालय अब स्टेम अनुसंधान में वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज से काफी आगे निकल चुके हैं। एआई, सामग्री विज्ञान, रोबोटिक्स, क्वांटम टेक्निक, चीन स्पष्ट रूप से आगे है। दूसरा कारण है चीनी विश्वविद्यालय सस्ते हैं। चीन में मास्टर डिग्री की पूरी पढ़ाई की लागत अमेरिका के शीर्ष विश्वविद्यालय में एक सेमेस्टर से भी कम है। और तीसरा कारण है इंग्लिश मीडियम के कार्यक्रम बढ़ रहे हैं। सिंगुआ, पेकिंग, शंघाई, जियोटोंग और फुदान जैसे विश्वविद्यालयों में विशेष रूप से विदेशी प्रतिभाओं को लक्षित करने वाले अंग्रेजी शिक्षित स्टेम कार्यक्रम हैं। और चौथा कारण है उद्योग में नौकरी के अवसर मजबूत हैं। चीन के ईवीज, बैटरी, रोबोटिक्स, एआई और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जो है वो वर्ल्ड लेवल पर नियुक्तियां कर रही है। और पांचवा कारण है कि वहां छात्रवृत्तियां प्रचुर मात्रा में। चीन सालाना हजारों छात्रवृत्तियां देता है, जैसे सीएससी छात्रवृत्तियां, बेल्ट एंड रोड शिक्षा कार्यक्रम, प्रांतीय स्टेम फेलोशिप आदि। तो अफ्रीकी, मध्य पूर्वी और दक्षिण पूर्व एशियाई छात्रों का एक बढ़ता हुआ समूह पहले ही पश्चिम के बजाय चीन को चुन रहा है। भारतीय छात्र भी उसमें शामिल हो सकते हैं, खासकर वो जो अमेरिका में महंगी शिक्षा का खर्च नहीं उठा सकते। तीसरा प्रभाव जो है, अमेरिका चीन तनाव भारतीयों के लिए अनुसंधान सहयोग को जटिल बनाएगा। मान लीजिए कि अमेरिका में एक भारतीय छात्र चीनी शोधकर्ताओं के साथ सहयोग करना चाहता है, ये मुश्किल हो जाएगा। और अमेरिकी संघीय फंडिंग निकाय पहले से ही संयुक्त पत्रों, साझा डेटा सेट, संयुक्त प्रयोगशाला परियोजना और चीनी सुपरकंडक्टर तक पहुंच को हतोत्साहित कर रहे हैं। अमेरिका में भारतीय पोस्ट डॉक्स को एक पक्ष चुनना होगा। यह अनुसंधान के अवसरों को सीमित कर सकता है, खासकर एआई, क्वांटम, सामग्री विज्ञान और बायोटेक जैसे क्षेत्रों में, वे क्षेत्र जहां चीन अग्रणी। तो अब दिलचस्प बात यह है कि यह जियोपॉलिटिकल खींचतान जो है भारत को लाभ भी पहुंचा सकती है, बशर्ते हम अपने पत्ते सही ढंग से खेलते हैं। जैसे अमेरिकी विश्वविद्यालयों में भारतीय स्टेम छात्रों की मांग बढ़ेगी, ऐसे में चीनी नागरिकों पर बढ़ती जांच के साथ विश्वविद्यालय एक सुरक्षित जो है जनसंख्या को पसंद करेंगे। दूसरा है कि भारतीय शोधकर्ता अमेरिकी प्रयोगशालाओं में प्रतिभा के खालीपन को भर सकते हैं। तकनीकी कंपनियां H1B और O1 वीजा के माध्यम से अधिक भारतीयों को लाने के लिए दबाव डालेगी। और तीसरा, भारत खुद को एक तटस्थ वैज्ञानिक केंद्र के रूप में स्थापित कर सकता है, न तो पूरी तरह से अमेरिका के साथ, न ही चीन के साथ। ज्ञान कूटनीति में एक मध्य शक्ति। और चौथा अवसर यह है कि ग्लोबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने का एक अवसर है। जैसे जैसे अमेरिका चीनी सहयोग को प्रतिबंधित करेगा, कंपनियां अपनी प्रयोगशालाओं को भारत में स्थानांतरित कर सकती हैं। तो ये कहानी सिर्फ वीजा या विश्वविद्यालयों में दाखिले के बारे में नहीं है, ये एक वैश्विक शक्ति के बदलाव की कहानी है। दशकों से दुनिया यह मानती थी कि अमेरिका नवाचार में अग्रणी रहेगा, चीन निर्माण करेगा और भारत प्रतिभाएं देगा। लेकिन यह सूत्र टूट रहा है। चीन अब दुनिया की फैक्ट्री नहीं है, वह दुनिया की प्रयोगशाला बन रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका प्रतिभाशाली दिमागों के लिए स्वचालित गंतव्य नहीं है, वह तेजी से गेटेड कम्युनिटी बन रहा है। और भारत को बुद्धिमानी से चुनना होगा, बुद्धिमानी से निवेश करना होगा और रणनीतिक रूप से सोचना होगा कि उसके छात्र, उसके भविष्य के वैज्ञानिक इस बदलते परिदृश्य में कहां फिट होते हैं। क्योंकि आज से 20 साल बाद जो देश एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग और उन्नत सामग्रियों में अग्रणी होंगे, वे वैश्विक शक्ति को आकार देंगे।
यह सिर्फ नौकरियों या डिग्रियों की दौड़ नहीं है, ये भविष्य की दौड़ है। अमेरिका चीनी छात्रों को रोकना चाहता है। चीन वैसे भी आगे बढ़ रहा है और भारतीय छात्र बीच में फंसेंगे, प्रतिस्पर्धी और लाभार्थी दोनों के रूप में। अब एकमात्र सवाल ये बचता है, क्या भारत इस वैश्विक व्यवधान को एक अवसर में बदल सकता है या हम सिर्फ दर्शक बने रहेंगे? क्योंकि अमेरिका और चीन वैज्ञानिक प्रभुत्व के लिए लड़ते रहेंगे। समय ही बताएगा और जैसा मैंने पहले कहा, डिपेंड करेगा कि हम अपने पत्ते कैसे खेलते हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताएं और फेयर ऑब्जर्वर हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।